Hello students, welcome to TPS Education Channel Shiroi. In last class we discussed about digestive system structure. तो हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्ट्रक्चर देखी थी लास्ट क्लास में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने एक एक पार्ट को देखा था, यानी माउथ से लेकर के एनस तक के जितने भी जो पार्ट थे उन सभी पार्टों को देखा था। अब याद आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरे जो पार्ट थे डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दो पार्ट थे। इनमें से डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम रहता है एंजाइम का सीक्रेशन करना, एंड एलिमेंट्री जो कैनाल रहती है उसके फंक्शनों की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के मेन रूप से तीन फंक्शन रहते हैं। फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, देखिए इसके मेन रूप से हमने कहा कि तीन फंक्शन है। यदि फंक्शनों की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन आता है वो हुआ डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, एक तो फंक्शन इसका ये रहेगा कि जो फूड हम ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं भोजन, उस भोजन को डाइजेस्ट कर देना, इसका एक फंक्शन। यदि इसके सेकंड फंक्शन की बात करें तो सेकंड फंक्शन रहेगा कि जैसे ही डाइजेशन की प्रोसेस होगी तो डाइजेशन में हम ये कहते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं या सिंपल जो मॉलिक्यूल हैं उनको एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड, तो डाइजेस्ट फूड है, उस फूड में से जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट रहती है उन जो पार्ट रहते हैं उनको एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। और इसके बाद थर्ड पार्ट हुआ, यानी पहले उसको तोड़ दिया सिंपल मॉलिक्यूल में, जो हमें ये कहें कि जो आवश्यक है न्यूट्रिएंट हैं बॉडी के लिए कंपल्सरी होते हैं, उन पार्टों का एब्जॉर्ब किया। इसके बाद जो थर्ड जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है कि जो अपशिष्ट बच गया है, यानी ये कहेंगे जो फीकल मटेरियल बच गया है या अनडाइजेस्ट जो फूड बचा हुआ है उसको बॉडी से बाहर निकालने का या कहें कि इजेशन की प्रोसेस की जाती है। तो हम ये कहेंगे इजेशन ऑफ, देखिए इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी ऐसा फूड मटेरियल जो हमने भोजन फूड लिया था उसमें से डाइजेस्ट हुआ, उसको बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, और ऐसा फूड जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट जिसकी नहीं होती है उसको बॉडी से ये कहीं कि बाहर की साइड निकाल दिया जाता है। उस प्रोसेस को इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस होगी, या फिर कहीं कि जो फीकल मटेरियल रहता है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस है। इनमें से जो हम फर्स्ट प्रोसेस होती है डाइजेशन ऑफ फूड, इस प्रोसेस को देखेंगे। और इस प्रोसेस के अंदर वो जितने जो पार्ट थे, यानी माउथ से लेकर के एनस तक के जो पार्ट थे उन सभी पार्टों के बारे में फिर से आएगा, या फिर कहेंगे जो स्ट्रक्चर हमने स्टडी की है वही स्ट्रक्चर वापस फिर से आएंगे। हर एक एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट की बात करेंगे, हर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड जो रहती है उनके द्वारा सीक्रेट एंजाइम, और एंजाइम किस पार्ट को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो क्या बनेंगे, इन प्रोसेस को देखेंगे इस पार्ट में। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टॉपिक जैसे डाइजेशन ऑफ फूड का इसको कर रहे हैं। ये हमारे जो टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड, तो डाइजेशन की डेफिनेशन वैसे मैंने बताई थी, लेकिन एक बार फिर से देखें कि डाइजेशन की प्रोसेस में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में
या कहीं सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये इसके अंदर होगा। अब यहाँ पर यदि डाइजेशन की प्रोसेस की बात करें, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले यदि हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं माउथ की। सेकंड जो पार्ट था बकल कैविटी। थर्ड जो पार्ट था वो फेरिंग्स। फोर्थ जो पार्ट था एसोफेगस। फिफ्थ जो पार्ट था स्टोमच। सिक्स्थ जो पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन। सेवंथ जो पार्ट था लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके बाद में यदि हम बात करें लास्ट जो पार्ट रहता है वो हुआ एनस, जो लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट होता है। तो हमने ये कहा कि माउथ, बगल कैविटी, फेरिंग्स है, इसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये पार्ट। तो डाइजेशन की प्रोसेस भी हम इन्हीं पार्टों के अंदर देखते हुए चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट में यदि हम बात करें कि फर्स्ट पार्ट यदि देखें तो हम ये कहेंगे कि माउथ में डाइजेशन एंड डाइजेशन ऑफ डाइजेशन इन माउथ। तो फर्स्ट पार्ट की यदि बात करेंगे तो देखिए डाइजेशन इन माउथ। माउथ में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, यानी हम ये कहें कि यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। दिस प्रोसेस इज absent। या फिर सीधा ये कहें कि डाइजेशन absent, कि डाइजेशन की प्रोसेस माउथ के अंदर नहीं होती है, absent होती है। यानी माउथ का जो मेन फंक्शन हुआ वो ये रहा कि जो भोजन फूड रहते हैं उनको इनसाइड के अंदर यानी बकल कैविटी के अंदर केवल पहुंचाना ही होता है। तो फर्स्ट पार्ट हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए ये पार्ट हुआ, कोई डाइजेशन नहीं है। सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे कि बकल कैविटी। तो सेकंड पार्ट हो जाएगा डाइजेशन इन बकल कैविटी। डाइजेशन इन बकल कैविटी। डाइजेशन की प्रोसेस बकल कैविटी से स्टार्ट होती है। बकल कैविटी के अंदर यदि हम बात करते हैं तो सलाइवरी जो ग्लैंड रहती है, यानी 6 जो सलाइवरी ग्लैंड थी या 3 पेयर्स जो सलाइवरी ग्लैंड थी वो बकल कैविटी में ओपन होती है। और बकल कैविटी में ओपन होने के बाद उनके द्वारा जो स्लाइव जो सीक्रेट किया जाता है, तो वो जो हम नॉर्मली ये कहते हैं लार, तो जो लार सीक्रेट की गई है, यदि स्लाइवा या लार की बात करें तो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं, जैसे टाइलिन होता है, तो टाइलिन एंजाइम मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें कि उसके अंदर म्यूकस पार्ट होता है, तो म्यूकस पार्ट जो फूड रहता है उसको एक बार हम ये कहें कि लुब्रिकेंट जैसा पार्ट बना देता है, लिक्विड पार्ट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इसके बाद यदि हम दूसरा पार्ट यदि हम बात करेंगे कि जैसे एंजाइम, तो हमने एंजाइम कहा कि इस प्रोसेस के अंदर मेन रूप से जो एंजाइम रहता है वो एंजाइम रहता है टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम जो रहता है स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टाज में या फिर कहें डाइसैकेराइड में। तो ये जो मेन फंक्शन रहता है जो पॉलीसैकेराइड को कन्वर्ट करता है डाइसैकेराइड में, तो जो डाइसैकेराइड के अंदर जो कन्वर्ट होंगे, तो अब इस प्रोसेस को देखते हैं हम। स्टार्च है,
और इस स्टार्च को एमाइलेज या टाइलिन एमाइलेज ये एंजाइम रहेगा। टाइलिन कहें या फिर कहें एमाइलेज एंजाइम। और ये जो रहता है ये बदल देता है माल्टोस। इसके अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस के अंदर जो है इसको चेंज कर देता है। अब देखते हैं कि ये जो टाइलिन है इसका सीक्रेशन किसने किया, तो इसका सीक्रेशन करते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड इसका सीक्रेशन करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड ने एमाइलेज एंजाइम का सीक्रेशन किया। एमाइलेज एंजाइम बकल कैविटी में आता है। बकल कैविटी में आने के बाद ये स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। और ये यदि हम देखें माल्टोस में जो कन्वर्ट होता है तो ये तो रहता है पॉलीसेकेराइड, यानी ये है पॉलीसेकेराइड और ये कन्वर्ट हो गया डाइसेकेराइड में। ये हो जाता है डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से हम ये कहें कि जो पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट कर दिया डाइसेकेराइड। इसके बाद यहाँ पर और कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला जो पार्ट अपना आ जाता है वो आ जाता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के अंदर भी यदि हम बात करें तो फेरिंग्स के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। यानी हम बात करें थर्ड नंबर पार्ट की, और थर्ड नंबर पार्ट हुआ फेरिंग्स। फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स में कहेंगे नो डाइजेशन। नो डाइजेशन यानी जैसे माउथ में कोई डाइजेशन नहीं हुआ वैसे ही फेरिंग्स में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। या फिर सीधा सा ये अर्थ लगा सकते हैं कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो माउथ में और फेरिंग्स में एब्सेंट है। केवल यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो बकल कैविटी। इसके बाद यदि हम बात करें अगला जो पार्ट आ जाता है इसोफेगस। फोर्थ नंबर पर, यदि फोर्थ नंबर की बात करें तो इसोफेगस की बात करें इसोफेगस, और इसमें भी वही है नो डाइजेशन, कि इसोफेगस के अंदर भी किसी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता है। अब देखिए यहां पर हम ये कहें कि माउथ में, फेरिंग्स में और इसोफेगस में इनके अंदर डाइजेशन नहीं होता है। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान देने की है कि हमने यहाँ पर ये कहा कि यहाँ तक जो फूड मटेरियल है इसके बाद फूड मटेरियल जाएगा स्टोमच में। यानी जो फूड मटेरियल था, जो हमारा जो फूड था भोजन, ये अब इस जगह आता है इसमें। तो हमने ये कहा कि साथ में जो स्लाइवरी जो ग्लैंड रहती है इनसे जो स्लाइवा सीक्रेट किया जाता है उसमें म्यूकस पार्ट रहता है। और इस म्यूकस पार्ट के कारण जो फूड के अंदर इसको मिक्स किया जाता है, एंड टंग्स के द्वारा मिक्स किया जाता है, टीथ के द्वारा इसको ग्राइंड किया जाता है। तो इस प्रकार से एक ये कहें कि सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोला जाता है बोल्स। बोल। तो यहाँ पर हम ये कहें कि जैसे ही इससे आगे जो फूड जाएगा, यानी स्टोमच में जो फूड आता है तो उस फूड को हम बोल्स बोलते हैं। तो ये जो है बोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि यहाँ पर फेरिंग्स और इसोफेगस है, इनके फंक्शन क्या रहेंगे। देखिए हमने ये कहा कि इनका डाइजेशन में रोल नहीं है, यानी फेरिंग्स एंड इसोफेगस डाइजेशन की मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें कि ये पार्ट हुआ, तो यदि इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट के अंदर हम ये कहेंगे दोनों, यानी फेरिंग्स और इसोफेगस क्या फंक्शन करेंगे। तो इसके अंदर स्वेलोइंग
एंड पेरिस्टाल्सिस। स्वेलोइंग की प्रोसेस के अंदर हम ये कहें कि जो फूड हमने बकल कैविटी के अंदर जो भी ग्राइंड किया है उस फूड को स्टोमच के अंदर ले जाना। इसके बाद जो हम स्टोमच में फूड लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए जो मोमेंट्स होता है, तो वह जो मोमेंट्स होता है कि किस मैकेनिज्म के द्वारा जा रहा है, तो वो होता है पेरिस्टाल्सिस। और पेरिस्टाल्सिस के अंदर हम ये कहीं सीधा एक इस प्रकार से एक लहर के तरीके से जो वेव्स या तरंगे उत्पन्न होती है इनसे भोजन जाता है। जैसे कि हम सीधा सा ये कहेंगे जैसे रेप्टाइल के अंदर जो लोकोमोशन होता है उसके तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो पेरिस्टाल्सिस के मैकेनिज्म के द्वारा जाते हैं और जो जाते हैं यानी जो फूड जो रहते हैं बकल कैविटी से पेरिस्टाल्सिस की मैकेनिज्म के द्वारा स्टोमच में, और ये जो यहाँ पर जो जाने की जो मैकेनिज्म होती है उसको स्वेलिंग बोलते हैं। तो ये फंक्शन होते हैं इनके, यानी एक प्रकार से बकल कैविटी और स्टोमच को अटैच करने वाले पार्ट हो गए। इसके बाद अगला जो डाइजेशन आता है थर्ड नंबर पर यदि हम बात करें तो थर्ड जो फिफ्थ नंबर पर बात करेंगे तो वो होता है स्टोमच में। तो डाइजेशन इन स्टोमच, डाइजेशन इन स्टोमच। देखिए जो अब तक जो डाइजेशन हुआ वो बकल कैविटी में हुआ और अब आएगा डाइजेशन स्टोमच में। यदि स्टोमच की बात करें तो स्टोमच के अंदर जो एंजाइम रहते हैं जैसे पेप्सिन एंजाइम होता है। यदि छोटे बच्चे रहते हैं, लगभग ये कहें कि 2 इयर्स तक के जो बच्चे रहते हैं, यदि उनकी बात करें तो रेनिन भी होते हैं। इसके साथ ही स्टोमच के जो अंदर जो है इसमें ऑक्सेंटिक जो सेल्स रहती हैं वो HCl का सीक्रेशन करती हैं। तो HCl, पेप्सिन, छोटे बच्चे हैं तो रेनिन और म्यूकस, इनका सीक्रेशन होता है। यानी इस पार्ट के अंदर यदि हम देखेंगे तो इस पार्ट में HCl, इसके बाद यदि हम बात करें पेप्सिन, इसके बाद हम बात करें रेनिन और म्यूकस, इनका सीक्रेशन होता है। यहाँ पर हमने ये कहा कि स्टोमच की जो सेल्स रहती हैं उसमें HCl, पेप्सिनोजन, छोटे बच्चे हैं तो रेनिन एंड म्यूकस का सीक्रेशन होता है। तो यहाँ पर यदि फर्स्ट में देखें तो जो पेप्सिन रहता है ये एंजाइम पेप्सिन, ये इनिशियल स्टेज में पेप्सिनोजन में रहता है। यानी ये जो है पेप्सिनोजन के टाइप रूप में पाया जाता है। यदि इसको देखें पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन इनएक्टिव रहता है, कोई फंक्शन नहीं करता है, और इस पर जब HCl मैकेनिज्म करता है तो ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। और पेप्सिन यदि हम बात करें तो ये होता है एक्टिव, यानी ये एक्टिव है। और यदि इसकी बात करें तो ये हुआ इनएक्टिव। पेप्सिनोजन इनएक्टिव, HCl ने मैकेनिज्म की और इसको कन्वर्ट किया एक्टिव पेप्सिन में। ये एक्टिव पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन जो है यानी फूड के अंदर हमने कहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये पार्ट मिलेंगे। तो जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स में और ये कहें प्रोटियोस में। एक प्रोटीन एमिनो अम्लों की एक लार्ज चेन होती है, यानी एमिनो अम्ल जो रहते हैं, एमिनो एसिड है, उनकी एक चेन है ये इस तरीके से। एमिनो एसिड अटैच में है, एक चेन बना देते हैं। अब इसको तोड़ दिया जाता है तो ये जो है एक स्मॉल प्रोटीन चेन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया है, टुकड़े बना दिए हैं, तो पेप्टोन्स में या प्रोटियोस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये फंक्शन हुआ इसका पेप्सिन का। छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर पाया जाएगा रेनिन, और मिल्क जो है, मिल्क में होता है केसिन। केसिन प्रोटीन को रेनिन कन्वर्ट कर देता है पैराकेसिन। तो ये फंक्शन होता है इसका। इसके बाद आता है म्यूकस। ये देखिए हमने ये कहा कि जो बकल कैविटी में जो स्लाइवर जो आते हैं, तो जो स्लाइवा है उसमें म्यूकस है, उसके कारण जो फूड रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है बोल्स में। अब ये स्टोमच में आता है,
स्टोमच में म्यूकस का सीक्रेशन होता है और अब ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी जब ये बोल से म्यूकस इस पर मिक्स और होगा म्यूकस, तो म्यूकस की मैकेनिज्म और इसके बाद बन जाता है काइम। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आता है उस स्ट्रक्चर में, यानी उस समय हम फूड को काइम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोलस और काइम दो अलग अलग पार्ट हैं। यदि बकल कैविटी जो रहते हैं उसके अंदर फूड की बात करेंगे तो बोलस है। जब है स्टोमच में पहुंचता है और इसके अंदर म्यूकस मिक्स हो जाता है तो और अधिक लिक्विड हो जाता है, और अधिक लिक्विड होने पर इसे बोला जाता है काइम। तो ये दोनों अलग वर्डिंग है, बोलस कब होता है और काइम कब होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगला पार्ट आता है अपना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो डाइजेशन की इस प्रोसेस के अंदर देखते हैं आगे। ठीक है, हमने जो डाइजेशन देखा इसके अंदर स्टोमच का हुआ था, अब है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की यदि बात करें तो इसमें डाइजेशन तो ये कहें कंप्लीट प्रोसेस इसी जगह पर हो जाती है, या फिर कहें कि जो भी पार्ट है डाइजेशन का वो सबसे मैक्सिमम पार्ट डाइजेशन इसी जगह पर ये मैकेनिज्म होती है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो तीन जगह से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। एक तो होते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड से पेनक्रियाज जूस के रूप में, एक होते हैं लीवर से बाइल जूस या फिर कहें लीवर जूस के रूप, एक होते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें भी ग्लैंड प्रेजेंट होती है उनसे। तो ये तीन पार्ट है, इसीलिए हमने ये कहा कि ये जो तीन पार्टों से एंजाइम आते हैं वो कौन कौन से एंजाइम आएंगे और क्या मैकेनिज्म करेंगे, इनको हमने डिवाइड कर दिया। देखिए इसके अंदर फर्स्ट हम बात कर रहे हैं पेनक्रियाज जूस से। तो पेनक्रियाज जूस से ये एंजाइम आते हैं और इनके द्वारा जो कॉम्प्लिकेटेड जो फूड रहता है उसको किस तरीके से तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हमने कहा कि स्टार्च का डाइजेशन होता है बकल कैविटी, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है। लगभग यदि हम देखें 70% का डाइजेशन होता है। तो जो 30% जो डाइजेशन बचता है उसका जो स्टार्च बचा है उसका डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टार्च होगा, पेनक्रियाज जूस के अंदर एमाइलेज एंजाइम होगा और ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है इस एमाइलेज एंजाइम के द्वारा स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि प्रोटीन की, तो यदि प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर हुआ है लेकिन कंप्लीटली नहीं हुआ तो जो प्रोटीन है उस प्रोटीन पर ट्रिप्सिन एंजाइम मैकेनिज्म करेगा और पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, या फिर कहे प्रोटॉन्स में या प्रोटियोन्स में या प्रोटियोजेज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद है प्रोटीन पर एक जो दूसरा एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन, ये मैकेनिज्म करेगा, पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। अब जो रहता है प्रोटीन और पेप्टाइड इन दोनों पर एंजाइम करता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम मैकेनिज्म करेगा और इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड का आगे ब्रेक डाउन नहीं होता है या डाइजेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से जैसे प्रोटीन का यहाँ डाइजेशन हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो फैट रहता है लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज एंजाइम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फैट को कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद है यदि डीएनए आरएनए या फिर कहें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, इस पर न्यूक्लियस एंजाइम मैकेनिज्म करेगा और इसको न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये जो यहां तक की प्रोसेस थी, यदि हम देखें इसको, जैसे फर्स्ट नंबर स्टार्च पर, सेकंड प्रोटीन पर, थर्ड प्रोटीन पर, फोर्थ प्रोटीन पर, और इसके बाद गए फिफ्थ फैट पर और सिक्स्थ जो है न्यूक्लियोटाइड पर। ये जो मैकेनिज्म हुई है ये मैकेनिज्म होती है पेनक्रियाज जूस के द्वारा, यानी ये जो मैकेनिज्म है
इनको करने के लिए जो एंजाइम का सीक्रेशन होता है पेनक्रियाज ग्लैंड करती है और उसके सीक्रेशन को पेनक्रियाज जूस कहा जाता है। इसके बाद अगला पार्ट आता है इंटेस्टाइनल जूस। देखिए इंटेस्टाइन हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टोज है, इसको माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो सिंपल मॉलिक्यूल है जिसको एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इसके बाद लैक्टोज है, इसको लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद सुक्रोज है, सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज व फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद फैट है, ये लाइपेज एंजाइम फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। इसके बाद में न्यूक्लिक एसिड है, इसको न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। इसके बाद पेप्टोन व प्रोटियोन्स जो रहते हैं यदि इनकी बात करें तो इनको एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड जो है इनको फॉस्फेटेज एंजाइम पेंटोज शुगर व नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पार्ट यहां से, यानी हम ये कहें कि 1 2 3 4 5 6 और 7 ये मैकेनिज्म होती है इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। इंटेस्टाइनल जूस ये मैकेनिज्म करेगा और उसमें ये एंजाइम रहते हैं, ये सभी एंजाइम है इंटेस्टाइनल जूस के। इसके बाद आता है लीवर। तो लीवर से बाइल जूस का सीक्रेशन हुआ और बाइल जूस जो रहता है वह फैट को इमल्सिफाइड कर देता है, इमल्सिफिकेशन की मैकेनिज्म करता है। देखिए एक विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाइल जूस में एंजाइम अब्सेंट होते हैं, कोई भी एंजाइम बाइल जूस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहें कि ये डाइजेशन कैसे कर रहे हैं, तो जो फैट के जो पार्टिकल जो फैट जो रहते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स पर बाइल जूस जो रहते हैं वो चारों ओर से उसे कवर करते हैं। जैसे ये कहे कि फैट का मॉलिक्यूल हुआ इस तरीके, ये इसके चारों ओर जो बाइल जूस के मॉलिक्यूल है वो इसको कवर करते हैं इस तरीके। डाइजेशन नहीं होता, कोई एंजाइम नहीं है, बल्कि ये जो मैकेनिज्म होती है कि फैट मॉलिक्यूल के यानी चारों ओर यदि हम देखेंगे कि उसको चारों ओर से कवर कर लिया है बाइल जूस के मॉलिक्यूल ने, इस मैकेनिज्म को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और इस मैकेनिज्म के द्वारा जो फैट के मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये पार्ट जो रहते हैं वो ब्रेक डाउन हो गए। छोटे फैट मॉलिक्यूल या फैटी एसिड और यदि हम बात करें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था डाइजेशन कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा अगला पार्ट बचा कि लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हमने ये कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन देखिए माउथ में, फेरिंग्स में, ईसोफेगस में और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो हम ये कहेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन डाइजेशन मेन रूप से 3 जगह है, बकल कैविटी में एक पार्ट, सेकंड पार्ट स्टोमच में, थर्ड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये 3 जगह चलता है। यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट रहता है इस पार्ट पर काफी बार स्टोमच में डाइजेशन पर क्वेश्चन आते हैं, बकल कैविटी में इसमें से जो रहते हैं कितने अधिक क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे इमल्सिफिकेशन की मैकेनिज्म पूछी जाती है कि इमल्सिफिकेशन क्या रहते हैं, तो बाइल जूस के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो फैट के चारों ओर राउंड फॉर्म में यानी उसको कवर कर लेते हैं। तो इस मैकेनिज्म से फैट मॉलिक्यूल जो रहता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको इमल्सिफिकेशन बोला जाता है। तो इस तरीके से ये डाइजेशन की मैकेनिज्म थी। यानी ये कहें कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होगा, तो इसको हमें लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है ऐसे। तो यदि सीधा भी लिख सकते हैं कि डाइजेशन बकल कैविटी में, स्टोमच में और साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक लाइन में हम सीधा लिख सकते हैं कि माउथ में, फेरिंग्स में, ईसोफेगस में एंड लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं है, नो डाइजेशन। इसके बाद हम कहें कि एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होगी जिसमें डाइजेस्ट फूड है, इसमें से जो न्यूट्रिएंट रहते हैं जैसे सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज हुआ
जैसे फ्रक्टोज हुआ, जैसे एमिनो एसिड हुआ, जैसे ग्लिसरॉल हुआ, जैसे फैटी एसिड हुआ, इनको बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेती है और उसके बाद सेल्स के द्वारा और ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म होती है वो मैकेनिज्म भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन रूप से जो ये सिंपल मॉलिक्यूल बने हैं, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्प्शन किया जाता है, इनको अपनी बॉडी के अंदर ग्रहण किया जाता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर मॉलिक्यूल और विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये पार्ट होते हैं। इसके बाद आ जाता है इजेशन ऑफ फीकल जो मटेरियल रहता है कि अनडाइजेस्ट जो फूड है, यानी जो अनडाइजेस्ट फूड रहते हैं उसको बॉडी से बाहर जो है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और यदि हम ये कहें कि इस प्रोसेस की, तो ये कहेंगे कि एक प्रकार से ये जो रिफ्लेक्स रिएक्शन होती है, तो यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं चलती हैं, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ये आता है कि यदि इस मैकेनिज्म में देखें तो हमने ये कहा कि इस जगह पर बकल कैविटी में जो फूड रहता है उसको ग्राइंड किया जाता है। तो हम ये कहें कि डाइजेशन की क्रिया, देखिए यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन चल रही है सभी, लेकिन यहाँ पर ग्राइंड किया जाता है और केमिकल रिएक्शन, तो हम ये कहेंगे फूड का डाइजेशन एक बात कहें कि मैकेनिकली एंड केमिकली रिएक्शन होती है। तो ये दोनों, ये ऑब्जेक्टिवली प्रश्न पूछा जाता है कि फूड डाइजेशन की मैकेनिज्म कैसी है, तो हम ये कहें कि इसको ये भी कह सकते हैं कि जो फिजिकल है, मैकेनिकल और साथ में केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल और मैकेनिकल दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, यानी ग्राइंड भी करना होता है या फिर कहें कि इसको मिक्स करना होता है, और साथ में ये कहें कि इसको डाइजेस्ट एंजाइम के द्वारा भी किया जाता है। तो दोनों मैकेनिज्म साथ साथ होती हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक था जिसके अंदर जो फूड जो है इसका डाइजेशन वो कंप्लीट हो गया है।